a legal document which is made by a company. Prospectus is a legal document which is made by a company to describe this, to describe that how much security a company is owning, and कितनी securities वो जो है participants और जो buyers हैं, या we can say the shareholders हैं, उनको offer कर सकता है for investment, ठीक है, या या just to acquire the capital, ठीक है। जब कंपनी को कैपिटल एक्वायर करना रहता है तो कंपनी क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस, ठीक है। जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में, या फिर इन योर चाइल्डहुड जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया है तो आपको जो जिस स्कूल में या फिर जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया वहाँ एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? लाइक कि आपकी कंपनी, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, उनके डीन कौन है, प्रिंसिपल कौन है, वाइस चांसलर कौन है, एंड इसके साथ ही साथ अदर जो बड़े ऑफिसर्स पोस्ट में होते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कौन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी कौन है, हमारे यहाँ क्या क्या फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। सो इन द सेम वे जो प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, उसमें भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं रिलेटेड टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, सो दैट वो क्या कर सके, वो एनालाइज कर सकें कि दिस कंपनी इज अ प्रॉफिटेबल और नॉट इन अ फ्यूचर टाइम पीरियड, वो प्रॉफिट देगा या नहीं। सो व्हाट आर द इंफॉर्मेशन विच आर इंक्लूडेड, लाइक योर म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, other investments, like your description of the company business, financial statements, biographies of the officers, like आपके जो भी top level executives होते हैं, like board of members हैं, sorry board of directors हैं, और आपके CEOs हैं, GM हैं, ठीक है, उनके बारे में उनकी biographies, उनके experiences, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। इनके साथ ही साथ आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है about their compensation as well, ठीक है, compensation and litigation that is taking place, and a list of material properties and any other material information। इसके साथ ही साथ क्या होता है, लाइक कि कंपनी ने क्या क्या जो है मटेरियल एक्वायर करके रखा है, लाइक उसके पास लैंड कितना है, उनके पास कितने लेबर हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोडक्शन करता है, कितने प्रॉफिट हैं, ठीक है, कितना नेटवर्थ है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। ओके, नाउ द प्रोस्पेक्टस इज बेसिकली इंडिविजुअल सिक्योरिटी ऑफरिंग होता है विच इज ऑफर्ड बाय इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। सो ये विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको? अंडर राइटर्स या फिर ब्रोकरेजेस, ठीक है। ब्रोकरेजेस जो होते हैं या अंडर राइटर्स होते हैं, जो थर्ड पार्टी होती है, वो क्या करती है, किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, सो एनी डॉक्यूमेंट विच आर एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एनी नोटिस, एनी सर्कुलर, advertisement, other documents inviting the deposits from the public, or for the subscription or the purchase of any shares in or debentures in your company, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड होती हैं, लाइक कि कोई नोटिस तो नहीं निकला है रिलेटेड टू द शेयर्स, ठीक है, शेयर की प्राइस से रिलेटेड, या फिर कोई सर्कुलर तो नहीं है, एनी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू योर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, या फिर आपकी फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग है, ठीक है, FPO या IPO, ओके, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। एनी अदर डॉक्यूमेंट, सपोज आप कंपनी का हेडक्वार्टर बाद में चेंज करते हैं, ठीक है, सो यू हैव टू इन्फॉर्म इन योर प्रोस्पेक्टस दैट कि आपने हेडक्वार्टर जो है शिफ्ट किया है, या फिर आपने कोई एक अदर सब्सिडरी हेडक्वार्टर क्रिएट किया है, ठीक है, फॉर सम अदर पर्पसेस, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ इन्वाइटिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, एंड ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन या परचेस ऑफ द शेयर्स या डिबेंचर्स बता सकते हैं आपकी कंपनी का। ओके, now next is the types of prospectus, ठीक है। So there are generally two types of prospectus. First one is the preliminary and second one is the final. So what is preliminary? By the name we can get that preliminary means this is the first offering of a document which is provided by a security issuer, ठीक है। जो कंपनी होती है वो फर्स्ट टाइम जो ऑफर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है, दैट इज नोन एज अ प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस, ठीक है। एंड दिस विल इंक्लूड ऑल द रिलेवेंट एंड द मोस्ट एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस एंड देयर ट्रांजेक्शंस, ठीक है, उनके मार्केट में क्या ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, अदर बिजनेसेस के साथ, कस्टमर्स के साथ कितना सेल है, ठीक है, कितनी प्रॉफिट दे आर अर्निंग, ठीक है, ऑल ऑफ द इनिशियल इंफॉर्मेशन जो भी कंपनी के पास है, ठीक है, और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके होते हैं, पब्लिश होते हैं आपके प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस में। ओके, सम लेटरिंग ऑन द फ्रंट पेज इज प्रिंटेड इन रेड, इसका मतलब है कि लाइक कुछ जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं विच आर प्रिंटेड इन अ रेड कलर, ठीक है। रेड कलर में कुछ प्रोस्पेक्टस में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रिंट होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही क्रूशियल होते हैं फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, रेड हेरिंग दिख रहा है, रेड कलर में प्रिंटेड होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट। ओके,
ओके, सो इसके साथ ही साथ व्हाट द रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट इंक्लूड। सो रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट में क्या होता है, आपका किसी भी टाइप का प्राइस या फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऑफर किए जा रहे हैं टू द सब्सक्राइबर, ये इन्फॉर्म नहीं होता है। क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती, फर्स्ट वन द प्राइस एंड द नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग ऑफर्ड, और वी कैन से द अमाउंट ऑफ इशू, कि कितना कितना आप अमाउंट इशू कर रहे हैं, वो इसमें इनिशियली जो है रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट में अवेलेबल नहीं होता। बट what is included in the red herring document, that कि आपका शेयर का अपर एंड लोअर लिमिट बता दिया जाता है। लाइक एक शेयर का कॉस्ट नहीं बताया जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा कोई, ठीक है, फिक्स्ड प्राइस नहीं होगा, बट देर इज अ लिमिट कि व्हाट कैन बी द अपर लिमिट एंड व्हाट कैन बी द लोअर लिमिट फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर, ठीक है, ये इन्फॉर्म किया जाता है इन रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट। Now, the second one is the final prospectus. So, final prospectus means the prospectus which is printed after your deal has been cracked. ठीक है, जब आपका डील जो होता है क्रैक्ड हो जाता है या फिर वो इफेक्टिव हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है वर्क करना, देन आफ्टर जो प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर किया जाता है, दैट प्रोस्पेक्टस इज नोन एज द फाइनल प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एंड जो आपका इनिशियली जो प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस था वो क्या होता है, उसके ऊपर आपका जो फाइनल प्रोस्पेक्टस है वो सुपरसीड कर जाता है। ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग द फाइनलाइजेशन हो सकता है डील में कुछ चेंजेस हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में मॉडिफिकेशन हो, तो प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस जो होता है वो एंड हो जाता है यहाँ पे, एंड जो भी नेक्स्ट वर्क होता है आफ्टर क्रैकिंग द डील, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्टस। ठीक है, it contains the finalized background information including the details such as your exact number of share certificates which are issued and also the pricing of offering prices। ठीक है, आपका प्रीलिमिनरी में जरूरी नहीं है कि you will have to mention that कि आपने कितने में एक शेयर को इशू करना है या फिर उसका कोई फिक्स्ड प्राइस मेंशन करना, बट आफ्टर फाइनलाइजिंग योर prospectus it is very essential to mention the एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर की, कितने शेयर्स आपने इशू किए या फिर सेल किए, एंड उसके सर्टिफिकेट्स जो भी जिन पर्सन को इशू किए, ठीक है, एंड उसके साथ ही साथ जो आपका प्रिसाइज ऑफरिंग प्राइस क्या था। ओके, सो दिस आर द थिंग्स which are mentioned in your final prospectus। ठीक है, इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोस्पेक्टस कंटेन द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए अपनी कंपनी के में क्या कहते हैं फंड रेज कर रहे हैं या कैपिटल चाहते हैं, तो यू हैव टू मेंशन द फ्यू थिंग्स लाइक ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, रिस्क, परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, फी एंड एक्सपेंसेस एंड द फंड मैनेजमेंट। सो इतनी सारी चीजें यू हैव टू मेंशन इफ यू आर वांट द कैपिटल फॉर योर म्यूचुअल फंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कंस्टिट्यूट अ प्रोस्पेक्टस, कि एक प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इट इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक। ठीक है, हम पहले ही पढ़ा फर्स्ट स्लाइड में दैट इट इज द इनविटेशन टू द पब्लिक। ठीक है, आप पब्लिक से मनी रेज करते हैं, पब्लिक जो हम जैसे पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, वो फंड्स लगाते हैं कंपनी में। ठीक है, सो दैट इज नोन एज योर invitation to public। next is invitation बी बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, इनविटेशन जो है बी मतलब इनविटेशन बी मतलब कि इनविटेशन जो है कंपनी खुद से भी कर सकता है, और एक थर्ड पार्टी, दैट इज थर्ड पार्टी का नेम क्या था वहां पे, अंडर राइटर और द ब्रोकरेज या ब्रोकरेजर जो जो होता है, ब्रोकरेज हम लोग जनरल टर्म में बोलते हैं। ठीक है, सो वो जो पर्सन है थर्ड पार्टी, ही और शी कैन ऑल्सो इशू द प्रोस्पेक्टस ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी, एंड अ कंपनी कैन ऑल्सो इशू द प्रोस्पेक्टस। नाउ थर्ड वन, इनविटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और टू परचेज। जो भी इनविटेशन होता है अंडर द प्रोस्पेक्टस, उसमें क्या होता है आपका सब्सक्राइबर्स के लिए कि इन्फॉर्मेशन होता है कि वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं कंपनी के शेयर्स को, एंड इट मस्ट बी रिलेट टू द शेयर एंड डिबेंचर्स और अदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आपके शेयर से रिलेटेड हो सकता है, डिबेंचर से रिलेटेड हो सकता है, और अदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है मार्केट में, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी प्रोस्पेक्टस इशू किया जा सकता है। अंडरस्टूड? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. यस मैम। यस। इतना स्लो क्यों, बारिश में सारे लोग सो रहे हैं? नो मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। सो आवाज प्रॉपर आ रही है? यस मैम, बीच बीच में थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही बस मेरे को। So, इधर तो अब बारिश की वजह से नेटवर्क का थोड़ा इशू तो है, सो वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट ना। यस मैम। So let's proceed to the next topic, that is the statement in lieu of a prospectus means आपके prospectus के बदले में हम क्या statement issue कर सकते हैं। that is promoters are required to prepare a draft prospectus that is known as the statement in lieu of a prospectus। ठीक है, सब prospectus बनाने से पहले क्या होता है,
ऑर्गेनाइजेशन में एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज नोन एज अ स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, लिeu मतलब होता है उसके बदले में एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है। ओके, सो जो भी आपकी कॉपी होती है प्रोस्पेक्टस की विच इज फाइल्ड विद द आरओसी, ओके दैट इज फाइल्ड ना, FILED है, यहाँ पे एक एल कट जाएगा। ओके, जो भी आपकी कॉपी होती है प्रोस्पेक्टस की विच इज फाइल्ड विद द आरओसी, व्हाट इज आरओसी, व्हाट इज ROC? हाँ जी, एनीवन कैन रिकॉल ROC क्या है? Registrar of Companies. रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, रजिस्ट्रार तो जब आप वहां लगाते हैं उसके लिए, ठीक है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है कंपनी की उसका एक सर्टिफिकेट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ROC, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का सर्टिफिकेट। सो उसके साथ आपको प्रोस्पेक्टस को फाइल करना पड़ता है विथ एटलीस्ट 3 days बिफोर एनी अलॉटमेंट ऑफ अ शेयर। ठीक है, अगर आपने क्या किया, IPO निकाला है किसी कंपनी का, ठीक है, या फिर किसी कंपनी ने अपना IPO निकाला है, सो उस कंपनी को अपना IPO प्रोसेस करने से पहले या फिर उसका अलॉटमेंट जो IPO में जिस जिस पर्सन ने भी शेयर का सब्सक्राइब किया उनको शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी का प्रोस्पेक्टस विथ ROC फाइल करना पड़ेगा। कहाँ, वेयर वेयर टू द सेबी या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जिससे भी वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, वहां उसको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स कंटेंट्स are required अच्छा it contains are other required for the prospectus and similar particulars, like हमारे जो prospectus में जो particulars होते हैं almost the same particulars होते हैं आपके इसमें statement in lieu of a prospectus because it is a draft ना, so ultimately आप draft से ही final document बनाएंगे, so आप इसके जो content होते हैं that are almost similar to your prospectus, so no minimum subscription is required to be stated। ठीक है, यहाँ जो ड्राफ्ट बना होता है उसमें आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन जरूरी नहीं है इन्फॉर्म करना। ठीक है, एंड अगर किसी भी टाइप का मिस इन्फॉर्मेशन या फिर ओमिशन होता है किसी भी स्टेटमेंट का, ठीक है, आपने कोई स्टेटमेंट है लाइक कंपनी का इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना सेल हो रहा है, आपने क्या किया, कंपनी का प्रॉफिट कम बता दिया, कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा बता दिया, किसी भी टाइप का मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया या फिर कुछ चीजें वहां से ओमिट कर दी, सो आपके लिए आप मतलब जो पर्सन है जिसने प्रोस्पेक्टस बनाया या फिर जो कंपनी है उसके ऊपर क्या हो सकता है, सिविल या क्रिमिनल केस हो सकता है। ठीक है, लाइक सेम इन अ केस ऑफ प्रोस्पेक्टस, जैसे प्रोस्पेक्टस के केस में आप कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी टाइप का स्टेटमेंट का ओमिशन नहीं कर सकते, ओमिशन मतलब हटाना। ठीक है, आप उस किसी पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट था या इन्फॉर्मेशन था आप उसको ओमिशन नहीं कर सकते, लाइक इन अ प्रोस्पेक्टस सेम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, एंड यहाँ पे फाइन पे करना पड़ेगा कंपनी को ऑफ अप टू 10,000 रुपीज। ओके, now the process of issuing security through a statement in lieu of a prospectus is a kind of private placement। ठीक है, क्योंकि ये ड्राफ्ट है अभी, इट इज नॉट अ फाइनल ना, अभी ये फाइनल नहीं बना है, ये ड्राफ्ट स्टेज में है। सो ड्राफ्ट स्टेज में है तो दिस इज नोन एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, जब ये प्रॉपर फॉर्मेट में बन जाएगा एंड ये जो होगा पब्लिक को इशू होने के लिए जाएगा, लाइक नोटिफिकेशन आएगा, एडवर्टीजमेंट आएगा पेपर में और एनी अदर मीडिया लाइक नेट में, आपके जो सेबी की वेबसाइट में, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज नोन एज बाय द नेम प्रोस्पेक्टस। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका टाइप दैट इज सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, सो सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो था दैट इज नॉट इनिशियली मेंशन और नॉट इनिशियली लाइक मेड और इंक्लूडेड इन योर कंपनीज एक्ट। ठीक है, so ये कब इंक्लूड हुआ, ये हुआ अंडर सेक्शन 60A, ये इंक्लूड हुआ इन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000, जब आप कंपनीज एक्ट को 2000 ईयर में अमेंड किया गया। ठीक है, तो एक नया सेक्शन डाला गया दैट इज नोन एज द सेक्शन 60A। ठीक है, सो सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, विच इज इशूड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ बैंक फॉर वन और मोर इशू ऑफ अ सर्टिफिकेट। लाइक बैंक क्या होते हैं, उनको बार बार फंड रेज करना पड़ता है बिकॉज दे हैव टू गिव लोन्स ना, तभी तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, मार्केट में तभी लाइक डिमांड जनरेट होगा। सो क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बार बार लोन लेना पड़ता है या फिर वी कैन से लोन नहीं, व्हाट वी कैन से फंड रेज करने पड़ते हैं। ठीक है, आइदर थ्रू द पब्लिक और थ्रू द अदर कंपनी, ठीक है, बाय एनी अदर मीन जो भी उनका है, तो उनको क्या करना पड़ता है, बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता था। तो सो दैट इज अ समवॉट लाइक अ हेक्टिक वर्क कि यू हैव टू यूज अगेन, यू हैव टू लाइक इशू प्रोस्पेक्टस और मेड प्रोस्पेक्टस इन 1 or 2 months एंड देन अगेन इन 15 days। ठीक है, सो उनके लिए क्या किया गया, एक नया बनाया गया दैट इज नोन एज अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो बेसिकली फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड वी कैन से फॉर बैंक के लिए ही वर्क करता है, एंड आपके जो अदर कंपनीज है उनके लिए ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, सो क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये कर सकते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस को यूज,
Along with that, public sector banks, scheduled banks whose main object is financing shall file a self prospectus. जिनका जो है मेन एम जो होता है फाइनेंसिंग से रिलेटेड होता है, जितने भी आप म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, आपकी बैंक हैं, आपके जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, आपके पब्लिक बैंक है, प्राइवेट बैंक हैं, ठीक है, आपके जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है, सो दे हैव दिस राइट टू इशू द सेल्फ प्रोस्पेक्टस. सो सेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या होता है दैट it is not required to file the prospectus afresh at every time to offer by it within a period of a validity of such prospectus. Like आपने prospectus suppose 2021 में एक बार बना के दिया, because every year कुछ तो changes होते हैं, like ना कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है, सेल इंक्रीज हुआ, टर्नओवर इंक्रीज हुआ, तो आपने सपोज 2021 जनवरी में एक बार प्रोस्पेक्टस बनाया, ठीक है, और इसी टाइम में आपने क्या किया, आपने सपोज कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, सॉरी बड़ा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने एफपीओ निकाला, ठीक है, लोगों ने सब्सक्राइब किया, ठीक है, लोगों ने शेयर परचेज किया, कंपनी को कैपिटल मिला. अब क्या है, आफ्टर फ्यू मंथ्स, ठीक है, लेट्स से 2 मंथ के बाद क्या होता है, उस कंपनी को फिर से कुछ फंड रेज करने की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करेगा, फिर से प्रोस्पेक्टस बनाएगा? नहीं. सो इसमें क्या है, यही एक बेनिफिट है दैट द कंपनी नीड नॉट टू फाइल द प्रोस्पेक्टस अफ्रेश एट एवरी टाइम. अब यहाँ पे उसने जनवरी में जो बना दिया था वो वही प्रोस्पेक्टस को प्रस्तुत को प्रेजेंट करेगा, बट उसके साथ सिर्फ 2-3 चीजें चेंज कर लेगा, लाइक ये मेरे को कितना का कैपिटल इशू कराना है, या कितने का कैपिटल रेज कराना है, और कितने शेयर्स मुझे इशू करने, बस ये 2-4 चीजें, बस यही वो चेंज करेगा, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे. Okay, so this is about the self prospectus. Understood? समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Now next one is the membership of a company. ठीक है, सो हु आर द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, दिस इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 41. ठीक है, सेक्शन 41 में डिफाइन किया गया है कि मेंबर कौन होता है. ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन. सो अ कंपनी व्हेन इनकॉर्पोरेटेड इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स कंस्टिट्यूशन ऑफ अ नेचुरल पर्सन इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ अ कंपनी. क्या बोल रहा है कि कंपनी जो होता है बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन है. हमने पढ़ा था कंपनीज एक्ट के जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें पढ़ा था, लाइक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट ही इज काउंटेड एज अ पर्सन. ठीक है, हम कंपनी को एक एंटिटी कंसिडर करते हैं, बट जो नेचुरल पर्सन है, लाइक हम जैसे ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जिनका एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करते हैं, जब कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उनके मेंबर ज्वाइन करते हैं, तो देन they will become the member of a company. Okay, so all the subscribers of the memorandum of association shall be deemed to have agreed to become the member of a company, and on registration of a company shall be entered as a member of a registrar of a company. ठीक है, there are the two cases when a person will become the member of a company. First one क्या करेगा, वो MOA साइन करेगा, ईयर मेंशन है, लाइक MOA. ठीक है, जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं या जो भी पर्सन होते हैं जो MOA, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करते हैं, he or she will become the member of a company, or either a person जो क्या है, जिनका नेम रजिस्टर ऑफ अ मेंबर्स. ठीक है, एक रजिस्टर होता है कंपनी में, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे आपका MOA है, AOA है, प्रोस्पेक्टस है. सो इन द सेम वे आपका एक रजिस्टर होता है मेंबर्स के लिए, ROM वी कैन से. ठीक है, एक रजिस्टर ऑफ मेंबर. तो इसमें जिन लोगों के नेम मेंशन होते हैं, दे विल बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी. ओके, आइदर दे मे बी सब्सक्राइबर और नॉट, आइदर उन्होंने शेयर परचेज किया है या नहीं, बट दे कैन बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी. ओके, इसके लिए और कंडीशंस है, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. ओके, नेक्स्ट इज हु आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. फर्स्ट जो मैंने बताया, दैट इज द सब्सक्राइबर ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी. ठीक है, जिनका नेम जो है रजिस्टर में एंटर हो गया है, फर्स्ट वन. सेकंड वन, एवरी अदर पर्सन जो क्या करता है, राइटिंग में देता है, ठीक है, लिख के साइन करके देता है कंपनी को, दैट आई वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ दिस कंपनी. ठीक है, उनका नेम हम क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं टू द रजिस्टर ऑफ अ मेंबर. So he or she will become the member of a company. Now the third condition is that every person who is holding the equity share capital, as you all know नहीं कि जो भी पर्सन होता है या जो भी सब्सक्राइबर होता है जो इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करता है, वो क्या हो जाता है, कंपनी का मेंबर बन जाता है ना, क्योंकि वो ओनर हो गया है. ठीक है, 5%, 10% जितना भी ओन करे, 1% भी ओन करे, देन ही विल बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ इज मेंबरशिप एक्वायर्ड. ठीक है, कौन कौन से तरीके से पर्सन कैन एक्वायर्ड अ मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी. फर्स्ट वन, सेम लाइक पर्सन कैन सब्सक्राइब टू द MOA. सब्सक्राइब मतलब बेसिकली आप साइन करेंगे MOA को इन अ प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस. ठीक है, एंड
आपका सारा जो भी इंफॉर्मेशन है लाइक कि योर नेम, योर अदर इंफॉर्मेशन लाइक योर बायोग्राफीज कि आपने क्या क्या वर्क किया है, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। सो दिस आर द इंफॉर्मेशन जो आपके MOA ऑफ अ कंपनी में मेंशन होता है, और आप उसमें साइन करते हैं इन अ प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस, सो देन यू विल बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड, बाय एग्रीइंग इन राइटिंग, जो हमने इनिशियली पढ़ा था, सेम आप राइटिंग में देंगे कि आई जस्ट वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ दिस कंपनी, एंड आपका जो नेम है वो रजिस्टर ऑफ अ मेंबर में डाल दिया जाएगा। नाउ थर्ड वन, बाय सब्सक्राइबिंग टू द शेयर, ठीक है, आपने कोई शेयर खरीद लिया, आप जो है इक्विटी शेयर होल्डर बन गए, देन यू विल बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट वन, बाय द परचेस ऑफ अ शेयर, purchase of a share in his own name and when entered to the register of a member, ठीक है। subscribing of a share and also the purchase of a share। next, by succession means क्या हुआ कि लाइक कोई मेंबर था, अभी उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, उसके बाद उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, या उसका आयर है, आयर मीन्स उसका सन, डॉटर, जो भी उसकी फैमिली मेंबर्स में है। सो क्या होता है, इसकी डेथ के बाद इसके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या होगी, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या आयर, HIER, ठीक है, आयर को चला जाएगा, ठीक है। सो द आयर जब क्या करेगा, प्रॉपर पेपर सर्टिफिकेशन लगाएगा दैट आई एम द सन और अ डॉटर ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। सो क्या होगा, जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आयर को मिल जाएगी, और जहाँ पे इस मेंबर का नेम था वहां पे अभी क्या हो जाएगा, इस आयर का या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नेम हो जाएगा, ठीक है। सो बाय सक्सेशन से भी हम अक्वायर कर सकते हैं मेंबरशिप। नाउ next is on insolvency of a member when the official assignee or the receiver is entitled to be a member of his place, ठीक है। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, लाइक ही बिकम द बैंकरप्ट, और वो अनसाउंड माइंड हो जाता है। इंसॉल्वेंसी मतलब सिर्फ एक ही यहाँ कंडीशन नहीं है, लाइक हम इंसॉल्वेंसी मतलब फाइनेंस में समझते हैं लाइक कि वो बैंकरप्ट हो गया, यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है, लाइक ही विल बिकम द बैंकरप्ट, ही विल बिकम द अनसाउंड माइंड, या फिर उसको किसी भी टाइप का फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया है कि अब वो उस कंपनी की मेंबरशिप में कंटिन्यू नहीं कर सकता है, ठीक है, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो वो क्या करता है, अपना एक ऑफिशियल असाइनी बना देता है, या वी कैन से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव या रिसीवर बना देता है, देन दिस पर्सन, दिस असाइनी विल बिकम द मेंबर ऑफ ऑन हिज प्लेस। नाउ नेक्स्ट, बाय अलाउइंग हिज नेम टू अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ अ मेंबर, सेम लाइक अगर कोई पर्सन को ऐसा लगता है कि दैट ही और शी कैन बिकम द मेंबर, सो अदर पर्सन जो होते हैं, जो मेंबर्स है, वो उनको अलाउ कर देते हैं टू बिकम अ मेंबर। एंड द लास्ट वन, बाय एंट्री एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, बेनिफिशियल ओनर बन सकते हो इन द रिकॉर्ड्स ऑफ योर कंपनी, सो दैट दिस आर द वेज सो दैट अ कंपनी कैन रिक्वायर अ पर्सन कैन एक्वायर द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेंबरशिप सीज्ड, ठीक है, एक मेंबरशिप को कैसे सीज मतलब क्या करना है, एंड कैसे कर सकते हो, खत्म कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो दिस आर द वेज, दैट इज बाय द ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है, अगर कोई मेंबर था उसने अपना क्या किया, शेयर ट्रांसफर कर दिया किसी अदर पर्सन के नेम में, तो ही और शी विल बिकम द मेंबर, ठीक है। जो फर्स्ट जो प्रायर में जो पर्सन था जिसका नेम था, अब वो क्या कर वहां से ओमिट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फॉर फीचर ऑफ शेयर, ठीक है, अगर आपका शेयर के ऊपर जो हक है वो ले लेता है कंपनी, ठीक है, सो दैट इज नोन एज अ फोर फीचर ऑफ अ शेयर। नेक्स्ट इज सरेंडर ऑफ अ शेयर, आप क्या करते हैं, खुद से अपना शेयर सरेंडर कर देते हैं कंपनी को। बाय इंसॉल्वेंसी, जो मैंने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया, सेम बाय डेथ, ठीक है, जो डिजीज पर्सन होता है वो कंटिन्यू नहीं करता है, उसके बदले में जो उसका जो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनके नाम पे शेयर ट्रांसफर हो जाता है, नाउ ही विल बिकम द मेंबर। now now next one, by rescission of a contract to take shares on the ground of misrepresentation in the prospectus, ठीक है, अगर कह रहा है कि अगर आपने क्या किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म्स थे उनको क्या किया, रिसीड किया है, लाइक उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या कहते हैं, आपने वो क्या कहते हैं वॉयलेट किया है, ठीक है, आपने कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन दिया, लाइक कि एक्चुअली में कुछ और था और आपने कुछ और बताया, ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका मेंबरशिप जो होता है वो चला जाएगा। नेक्स्ट इज बाय सेल ऑफ शेयर बाय अ कंपनी आफ्टर इट एक्सरसाइजेस इट्स राइट इन अ लाइन ऑफ अ शेयर, ठीक है, अगर आपने क्या किया, सेल कर दिया अपनी कंपनी का जितना भी लीगल स्टेक था, जितना आपका शेयर था, इफ यू हैव सोल्ड दैट शेयर, सो दैट क्या हुआ, आप क्या करेंगे, अपनी कंपनी की मेंबरशिप से हट जाएंगे। नाउ व्हेन द कंपनी रिडीम इट्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जब कंपनी क्या करेगा, अपना जो भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, सपोज यू आर अ शेयर होल्डर एंड कंपनी चाहती है कि जो भी शेयर्स आपके पास है वो उसको रिडीम कर ले, अपने पास वापस ले ले, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में, सो आपका क्या होगा, शेयर होल्डिंग सॉरी आपका जो मेंबरशिप है वो एंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट काफी सारा पॉइंट बचा है क्या, नहीं थोड़ा सा ही बचा है। ओके, नेक्स्ट है आपका राइट्स ऑफ ए मेंबर, ठीक है। सो
Am I audible? Yes, ma'am. Okay, so few more slides are left, like 4 to 5 only. So क्या करते हैं हम लोग उसको फिनिश कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपका ये यूनिट फिनिश हो जाएगा, अदरवाइज ओके। सो नेक्स्ट है आपका राइट्स ऑफ ए मेंबर, ठीक है, जो मेंबर बनता है कंपनी के उनके पास क्या क्या राइट्स है, ठीक है, ऑल आर अंडरस्टूडेबल। अगर ऐसा कोई पॉइंट मुझे लगता है दैट आई हैव टू एक्सप्लेन, सो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, लाइक टू रिसीव द नोटिस ऑफ ऑल जनरल मीटिंग्स, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट, टू अटेंड एंड वोट एट द जनरल मीटिंग एंड अपॉइंट द डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, टू रिसीव द कॉपी ऑफ एन अकाउंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकता है। इसके साथ ही साथ अनटाइटल्ड टू अ कॉपी ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग मतलब क्या होता है कि एक तो होता है आपका एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, AGM वी कैन से, जो एवरी ईयर होता है, लाइक इन अ लार्ज स्केल, लाइक सर हर आपके डिपार्टमेंट से एक एक जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आते हैं, लाइक हेड वाले रिप्रेजेंटेटिव, एंड आपके जो CEOs हैं, डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, दे विल ज्वाइन दिस मीटिंग। बट कुछ स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है जो शेड्यूल्ड होती है आपकी क्वार्टरली बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे, दैट आर नोन एज स्टैट्यूटरी मीटिंग, ठीक है। एंड टू इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी जनरल मीटिंग, ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को दे कैन इंस्पेक्ट द रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ द मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की एक कंपनी ने कितने शेयर्स उसके नाम पे ट्रांसफर किए हैं या किसी और पर्सन के नाम पे ट्रांसफर किए हैं। प्रायोरिटी टू हैव द शेयर ऑफर्ड इफ देयर इज अ इंक्रीज ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी, ठीक है, कि प्रायोरिटी किनको दी गई है अगर शेयर ऑफर किया गया है और कंपनी का जो है कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो किनको शेयर ज्यादा ऑफर किए गए हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो स्क्रूटनाइज ना कि हमको ज्यादा क्यों नहीं मिला। नाउ नेक्स्ट इज टू रिसीव द शेयर सर्टिफिकेट, उनको शेयर सर्टिफिकेट मिलना ही चाहिए अगर उन्होंने शेयर के लिए सब्सक्राइब किया है। टू रिसीव द डिविडेंड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर उनका प्रेफरेंस इक्विटी प्रेफरेंस शेयर उन्होंने होल्ड किया है तो उनको डिविडेंड मिलना चाहिए, okay, because they are the preference shareholders. Now to make an application to the central government ordering the investigation into the affairs of the company, वो क्या कर सकते हैं, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, तो भी आप एक इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ दे कैन अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, CG मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ नहीं है, टू कन्वीन टू द AGM दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप हमारी कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करा दीजिए। क्यों, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं फेल हो जाते हैं टू डू सो, okay. Now to represent a petition to the court for winding up of the company if they found that the company is not profitable and the company is not working properly, so वो क्या कर सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं कोर्ट में कि लेट्स क्या कह सकते हैं, वी कैन से कि कंपनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड नॉट मेकिंग प्रॉपर प्रॉफिट, ठीक है, हमको भी प्रॉपर डिविडेंड या फिर जो शेयर है उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, सो फॉर वाइंडिंग अप के लिए, ओके। नेक्स्ट, एंटाइटल टू शेयर इन द सरप्लस एसेट इफ अवेलेबल, ठीक है, अगर लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का तो उनको जो भी सरप्लस एसेट है उनके वो जो होता है उनको अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, या उनके लिए वो एंटाइटल्ड है। सो दिस आर द राइट्स ऑफ अ मेंबर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड वाला तो टॉपिक है नहीं, so, जो मुझे एक्सप्लेन करने का लगा सो आई हैव एक्सप्लेन। नाउ नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ अ मेंबर, ठीक है, अगर आप मेंबर है किसी कंपनी के तो आपको कुछ राइट्स भी मिले हैं तो आपके पास कुछ लाइबिलिटीज और ड्यूटीज भी हैं दैट यू हैव टू परफॉर्म, लाइक टू पे कॉल ऑन द शेयर, ठीक है, अगर आपको कॉल किया जाता है कि आपको उस जितना भी शेयर आपने सब्सक्राइब किया उसका आपको पैसे पे करने, सो यू हैव टू पे फॉर दैट, ठीक है, जब भी डिमांड आएगा कंपनी से। नाउ सेकंड वन इज टू पे फॉर द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, ठीक है, इन केस ऑफ लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो यू कैन कॉल योर मेंबर्स to pay the full nominal value, and if it is like your unlimited company तो आपका क्या कर सकते हैं, आप उनको डेट को पे करने के लिए कॉल कर सकते हैं, and all the money payable by the member of a company under the MOA or article shall be the ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी, सो जितनी भी मनी पेबल हो रही है बाय अ मेंबर की, एक मेंबर को जितनी मनी पेबल करनी अंडर द MOA या AOA शैल बी अ डेट फॉर्मेट में वो उनको पे करना ही पड़ेगा। सो दिस आर द लाइबिलिटीज, ठीक है, और वी कैन से द ड्यूटीज विच आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मेंबर इन अ कंपनी। नाउ नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। सो एक्चुअली दिस वाज द टॉपिक विच वाज लेफ्ट, ठीक है, जो छूट गया था बीच में, सो आई एम कवरिंग दिस टॉपिक हियर, लाइक फॉर्मेशन, ठीक है। सो फॉर्मेशन के लिए इनिशियली व्हाट हैपेंड कि हम क्या करते थे या वी कैन से द कंपनी क्या करती थी, लाइक फिजिकल पेपर फॉर्मेट में पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती थी, ठीक है, इनिशियल डेज में, बट नाउ इट हैज बीन चेंज एंड द प्रोजेक्ट इज नोन एज MCA 21,
Anyone have idea about MCA 21 project? हाँ जी बताइए. Anyone have idea about MCA 21 project? नो मैम. हाँ नहीं कुछ तो बोलो. नो मैम. No, ma'am. ओके सो इनिशियली व्हाट हैपन कि जो कंपनी है जिनको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है उनको अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना है तो वो क्या कर देते हैं पेपर फॉर्मेट में अपना रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी उनको पर्टिकुलर है वो सबमिट कर देते बट नाउअडेज जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया एक प्रोजेक्ट निकाला है दैट इज नोन एज MCA 21 मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 ठीक है ऐसा उसका प्रोजेक्ट का नेम है. इसके अंदर क्या होता है कि जो भी कंपनी है जिनको भी क्या करना है अपने फॉर्मेशन के लिए अपने इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्रूवल लेना है बेसिकली मीन्स दैट द कंपनी वांट्स टू रजिस्टर ठीक है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी उनको जैसा भी रजिस्टर करना है उनको क्या करना पड़ेगा अभी पूरा पेपरलेस फॉर्मेट में वी कैन से लाइक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा अलोंग विथ क्या क्या लाइक व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन यहाँ मेंशन है देखो एक ये लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिक्लेरेशन विच इज साइंड बाय अ पर्सन कौन कौन से पर्सन साइन करते हैं हु आर द पर्सन हु आर द सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी लाइक डायरेक्टर्स मैनेजर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी a list of the person who have consented to act as a director of the company ठीक है जो पर्सन डायरेक्टर के रूप में कंपनी में काम करेंगे उनके नेम डालने हैं ठीक है उसके साथ ही साथ क्या डालना है कंसेंट ठीक है उनका एक कंसेंट पेपर होता है ठीक है उनमें उनको साइन करना है ठीक है लिखा है कंसेंट ऑफ एन एवरी पर्सन ओके हियर ई ना एवरी पर्सन प्रिपेयर टू बी एक्ट एज अ डायरेक्टर ठीक है उनका भी यहाँ पे साइन होना जरूरी है एंड ऑल्सो द इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर्स मैनेजर्स एंड सेक्रेटरीज ठीक है जो भी इंफॉर्मेशन है लाइक हमने प्रोस्पेक्टस में डाला था लाइक कि डायरेक्टर्स कौन है उनका नेम क्या है उनका रेसिडेंस कहाँ है उनका एक्सपीरियंस क्या है उन्होंने कितना साल वर्क किया है ठीक है सो ऑल द बायोग्राफीज रिलेटेड टू मैनेजर योर मैनेजिंग डायरेक्टर योर डायरेक्टर ठीक है या सेक्रेटरीज जो भी कंपनी में है उन सबका इंफॉर्मेशन आपको डालना है फॉर योर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस ठीक है अब ये तो बताना ही पड़ेगा ना रजिस्टर्ड ऑफिस कांट बी लेफ्ट एंड नेक्स्ट इज पावर ऑफ अटॉर्नी अगर क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है कि इनमें से कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है वर्क करने के लिए या कुछ इशू हो गया है तो इन केस उनके बदले में कौन आपकी जो लीगल मैटर्स हैं या कंपनी के मैटर्स हैं उनको हैंडल करेगा उसके लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी होगी ठीक है कि कौन हु द पर्सन हु कैन बिकम द पावर ऑफ हु हैज द पावर ऑफ अटॉर्नी उनके लिए भी उनका नेम भी डालना पड़ेगा यहाँ ठीक है एंड ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फी एप्लीकेबल ठीक है जो एप्लीकेशन है उसके साथ एक रजिस्ट्रेशन फी होता है ये सारी चीजें आपको अप्लाई करके एक रजिस्ट्रार ठीक है रजिस्ट्रार होता है कंपनी का जो कहाँ बैठते हैं रजिस्ट्रार वेयर इज द कर्सर ओके हियर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो ऑफिस है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ऑफिस कहाँ है दिल्ली में कहीं पे होगा आई डोंट नो वहां पे रजिस्ट्रार बैठते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका लाइक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अलोंग विथ अ फी तब क्या होगा योर कंपनी विल नाउ बी रजिस्टर्ड एंड यू कैन स्टार्ट योर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ योर कंपनी okay so this is about the whole topic of companies act